एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 पर। बस एक घंटा और आने वाली है महातबाही। खौफनाक लहरों की सवारी करते हुए समंदर के रास्ते आने वाला है महातूफान। बस एक घंटा और तबाही मचाने को बेताब लहरें ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों में दस्तक देने वाले हैं। क्या एक घंटे बाद कुदरत के कोहराम के सामने इंसानी जिंदगी पूरी तरह से बेबस हो जाएगी? सवाल यह है कि खौफ का एक घंटा गुजरने के बाद आखिर होगा क्या? एक घंटे बाद महातूफान की दस्तक। एक घंटे बाद महातबाही का तांडव। एक घंटे बाद समंदर में बवंडर। एक घंटे बाद लहरों की ललकार। एक घंटे बाद हिंदुस्तान में हाहाकार। एक घंटे बाद कुदरत का कोहराम। एक घंटे बाद खतरे में आधा हिंदुस्तान। महातबाही मचाने आ रहा है फेलिन। तो तूफान आने वाला है। हलचल इस बात को लेकर है, जब ये तूफान तेज रफ्तार से समुद्री तटों पर दस्तक देगा तो क्या होगा? क्या होगा जब समंदर की सवारी कर हिंदुस्तान में दस्तक देगा फेलिन तूफान? क्या होगा जब कुछ ही देर बाद समंदर में उठेगा सबसे खौफनाक बवंडर? 6 से 8 बजे के बीच में कलिंगपट्टनम और पारादीप के बीच में, जिसका कि केंद्र गोपालपुर के आसपास रहेगा, पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से उड़ीसा और उत्तर आंध्र के तटीय क्षेत्रों में 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चलेगी, जो कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक गश्त करेगी। जब ये तट को पार करेगा तब भी ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। इसके प्रभाव से पूरे उड़ीसा में भारी से अत्यंत भारी बारिश और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है, और उड़ीसा के कुछ भागों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश की भी संभावना है। इसके प्रभाव से स्टॉर्म सर्ज करीब 3 से 3.5 मीटर आने की संभावना है, और उसके प्रभाव से समुद्री जल 300 से 600 मीटर तक उड़ीसा के कुछ भागों में, खासतौर से गंजाम जिले जिसमें कि गोपालपुर, छतरपुर, आर्यपल्ली, ये 300 से 600 मीटर तक अंदर आने की संभावना है। इसके तट के पार करने के पश्चात भी ये 6 घंटे तक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। उसके 6 घंटे बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। तत्पश्चात ये डिप्रेशन के रूप में उत्तर पश्चिम की तरफ अग्रसर करेगा। तात्पर्य यह कि आगामी 48 घंटे में उड़ीसा और आंध्र के अलावा भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी से भारी बारिश होगी इसके फॉल के पश्चात, और बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी इसके प्रभाव से मध्यम बारिश की संभावना है। के डीजी एल एस राठौर के बात आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि कैसे धीरे धीरे तूफान
भारत के ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर बढ़ रहा है। ये अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 20 फीट ऊंची लहरें, पुराने घरों को बहुत नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये फेलिन के आगे बढ़ने की तस्वीरें हैं। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हो रही है और जिसके कारण इन इलाकों में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दोनों ही राज्यों से लगातार जो जानकारियां मिल रही है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन तेज हवा और मूसलाधार बारिश की वजह से पेड़ गिर गए हैं, जिस वजह से इन पेड़ों के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। तो फेलिन ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है और ये जानकारी मिल रही है, जो वैज्ञानिक है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये चक्रवात का बाहरी हिस्सा है जो असर कर रहा है। और अब आप समझिए, अंदाजा लगाइए, जब इसका केंद्र भारत के तटीय इलाकों को छुएगा तो कैसी तबाही होगी वहां पर। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की आवाजें आप सुन पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि फिलहाल उड़ीसा के भुवनेश्वर में हालात क्या बने हुए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, दस्तक दी है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सीधे सवाल पीके मिश्रा साहब आपसे मेरा, ये दस्तक मान ले हम, इसका असर अब थोड़ी देर में पूरी तरह से 6 बजे के आसपास साफ हो पाएगा और कितना वक्त लगेगा? ये अभी तकरीबन गोपालपुर से जो पता लगा है कि 70 किलोमीटर या उससे कम पे पहुंच चुका है और इसका जो बाहरी का हिस्सा है ये गोपालपुर के आसपास पहुंच चुका है और इसका स्पीड जो है ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ये गति कर रहा है, जो गोपालपुर और कलिंगापट्टनम और पारादीप इस एरिया को बढ़ते रह रहा है। इसका जो पूरा असर जो है तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में पूरा 100% इसका असर गोपालपुर में देखने को मिलेगा। और अभी जो है काफी बारिश और हवा चल रहा है पारादीप में, पुरी में और गोपालपुर में। गोपालपुर का हालत बहुत खराब हुआ है और सुबह भी एक लेडी का डेथ केस हुआ है भुवनेश्वर में, उड़ीसा के कैपिटल में। एक पेड़ गिरने के लिए पेड़ उनके ऊपर गिर गए थे, उनका तुरंत डेथ हो गया था। तो ये पहला डेथ केस हुआ था। उसके बाद अभी 3 डेथ केस गोपालपुर में हुआ है। तो जमीन दबने के लिए अब ये पहला असर है। अब असर हम देखेंगे अभी 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद। डॉक्टर एस.के. सिंह, ये बताइए कि क्या हम ये मान लें कि ये चक्रवात का जो बाहरी हिस्सा है, जो केंद्र से काफी दूर का एरिया है, उसकी वजह से इस तरह की मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं ओडिशा के भुवनेश्वर में आ गई हैं? जी जी, एकदम। एक्चुअली एक ये मैंने जैसे बताया केवल एक बिंदु नहीं होता, ये एक सर्कुलर एरिया है। तो जब किनारे का जो एरिया है, कई परतें इसमें होती हैं, उसको वाल्स बोलते हैं। तो एक केंद्र होता है, जैसे आप अपने आंख को देखेंगे तो आंख के अंदर एक रेटिना होता है, उसके चारों तरफ ये चीजें होती हैं। तो बाहरी हिस्सा है वो धीरे धीरे अब तट से अंदर घुस रहा है और उसकी तबाही है ये। एक तरह से ये इसका आगाज हो चुका है और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसा कि मिश्रा जी बता रहे हैं, तो जब केंद्र उसके करीब आता जाएगा, कोस्ट के करीब, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका फोर्स बढ़ता जाता है, तो वो ज्यादा तबाही लेकर आएगी। एक चीज, 2 चीज मैं बताना चाहूंगा। एक अच्छी बात इसमें यह है कि ऑलरेडी 14 साल पहले उड़ीसा के लोग इस चीज को देख चुके हैं और झेल चुके हैं जी। तो इसलिए सरकार की तैयारी अभी पूरी है। दूसरी एक चीज और है कि ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें एक चीज होता है चक्रवात में कि कम से कम 3-4 दिन पहले से इसकी सूचना हमें मिल जाती है कि आने वाला है। तो एक टाइम हमें मिल जाता है, ऐसा नहीं कि भूकंप आया और सब कुछ तबाही करके ले गया, तो हमें समय मिल जाता है, हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो ये एक बेहतर चीज है।
एक हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और दूसरी जैसे हमें क्योंकि ये बर्मा से स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट बर्मा के तट से ये स्टार्ट हुआ है और वहां से चक्रवात चल के यहाँ आ रहा है, हमें 4 दिन का समय मिला है। तो हम आशा करते हैं कि जान और माल की जो तबाही है उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना किसी अचानक प्राकृतिक आपदा के आने से होता है। डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, क्या तैयार है हम इस बड़ी तबाही से निपटने के लिए? 1990 में 99 में एनडीएमए नाम की संस्था नहीं थी। उस साइक्लोन के आने के बाद एनडीएमए की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने सोचा और आज एनडीएमए अपने पोजीशन पे है। तो एनडीएमए के होने के कारण जी हमारी प्रिपरेशन ज्यादा बेटर है। श्रीवास्तव जी, एक बात और शामिल करना चाहूंगी, 70 किलोमीटर दूर है ये चक्रवात, इसका मतलब क्या है ये भी बताएं। देखिए, चक्रवात का एक केंद्र होता है, वो केंद्र इस चक्रवात में 50 से 75 किलोमीटर डायमीटर का केंद्र है। उस केंद्र में बिल्कुल शांति होती है, कुछ नहीं होता, हवाएं बिल्कुल नर्म चलती हैं, पक्षी उड़ सकते हैं। वो केंद्र गोपालपुर वो 75 किलोमीटर दूर है, वो केंद्र दूर है। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये असर कैसे आप उस चक्रवात से जोड़ कर देखें? उस केंद्र के आसपास 6 इस तूफान में 6 गहन बादलों की वॉल्स हैं और वो एक एक करके वो अपने लपेट में लेंगे। तो आपका मतलब है कि बाहरी वॉल का हिस्सा है जो असर डाल रहा है? जी। अब इसके बाद जैसे जैसे अंदरूनी वॉल्स आती जाएंगी वैसे वैसे इनका असर बढ़ता जाएगा जी। और जो सबसे अंदर वाली वॉल है वो उसमें सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी अगर 200 किलोमीटर की हवाएं चल रही हैं तो जो सबसे अंदरूनी भाग है वॉल है उसमें गस्ट विंड 300 किलोमीटर टच करेगी। जी श्रीवास्तव जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहेल भी बने हुए हैं जो लगातार साइक्लोन रूम से तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सोहेल, ओवर टू यू, क्या अपडेट फिलहाल? जी, तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर बचा है फाइलिन और पहुंचने वाला है समुद्र तट पर। लेकिन सवाल यह है कि साइक्लोन आखिर है क्या? ये आपको बता दें, साइक्लोन दरअसल लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से साइक्लोन उत्पन्न होता है। और आपको बताएं कि यह साइक्लोन अन्य जगहों के मुकाबले किसी एक खास जगह पर जैसे ही तापमान का दबाव बढ़ता है वैसे ही इसकी उत्पत्ति होती है और यह 2 तरीके से आगे बढ़ता है। एक ये गोलाकार और चक्र की रफ्तार से आगे बढ़ता है, दूसरा इसके आगे बढ़ने की 2 रफ्तार होती हैं और इसी रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ रहा है। और मौसम विभाग का मानना है कि ये लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है और महज 1 घंटे में लगभग ये उड़ीसा के गोपालपुर पर दस्तक देगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं 240 से 260 की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है और गोपालपुर पर जैसे ही पहुंचेगा यानी 600 से लगभग 700 मीटर अंदर तक दाखिल होगा। लगभग आधे किलोमीटर अंदर तक समुद्र का पानी भी गोपालपुर के अंदर पहुंचेगा और न सिर्फ उड़ीसा बल्कि आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों को भी प्रभावित करेगा, जिसमें श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, पालाकोंडा और द्वारका नगर शामिल हैं। इनमें विजयनगरम भी शुमार है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक इसका प्रभाव साफ देखा जाएगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि सबसे पहले तो समुद्र तट से मछुआरों को हटा लिया गया है और मछुआरों को वहां न जाने की चेतावनी दी गई है। लगभग 2 से 3 हम आपके पास आएंगे और तमाम दूसरी जानकारियां साइक्लोन रूम से आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन चक्रवात का असली मतलब क्या है, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं तूफान के बीच सिमटती जिंदगी और तूफान के बढ़ते आकार के बारे में। और अभी ताजा तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, उन तस्वीरों को भी आपको दिखा देते हैं कैसे तूफान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। मूसलाधार बारिश भुवनेश्वर और आसपास के हिस्सों में हो रही है, साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल रही है। और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है, जैसे हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, कि 3 लोग पेड़ के नीचे दब गए हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। दिल दहला देने वाला एक महाप्रलय जो कि थोड़ी देर बाद पूरी तरह से तटीय इलाकों को अपने आगोश में ले लेगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां हमारे तीनों सेनाओं ने कर रखी है। साथ ही साथ एनडीआरएफ के जवान भी जुटे हुए हैं। लेकिन प्रश्न ये
कि क्या हम इस तबाही से अपने आप को कम से कम नुकसान होने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती, क्योंकि उनका सब कुछ वहां पर है। ओडिशा, भुवनेश्वर, जहां पर सबसे बड़ी तबाही होने जा रही है, जहां पर ये चक्रवाती तूफान अपने विकराल रूप में होगा थोड़ी ही देर में। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वक्त रह गया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी जुड़ रही हैं। पल्लवी, अभी ताजा अपडेट्स क्या है आपके पास? देखिए प्रीति, इस वक्त जो आईएमडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक अभी हम 90 किलोमीटर दूर है साइक्लोन गोपालपुर से, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है, और लैंडफॉल जब होगा तो वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फॉल करेगा, जो कि काफी सीवियर माना जा रहा है। आपको हम बता दें कि जो सुपर साइक्लोन है वो 235 अगर पहुंच जाता, सुपर साइक्लोन जो था वो 235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था। अगर वो आंकड़ा पार कर जाता है तो इसे हम सुपर साइक्लोन ही कहेंगे। हालांकि आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त आईएमडी के जो ऑफिशियल्स हैं, आप देख सकते हैं यहां तस्वीरों के जरिए कि ऑफिशियल्स अब नजर बनाए हुए हैं, चूंकि 6 बजे से 8 बजे का वक्त दिया गया है। इसी बीच में कभी भी गोपालपुर के तट पे कभी भी जो है वेव्स जो है वो टकराएंगी और काफी तबाही लाएंगी। हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको मैं हवा की गति बताना चाहूंगी। पुरी और गोपालपुर के पास अभी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, भुवनेश्वर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। साथ ही साथ जो आपको जो वेव्स होंगे, जो पानी का उठाव होगा, जब लैंडफॉल होगा तो 3 से 3.5 किलोमीटर मीटर जो है वो ऊंचा होगा, यानी 14 मीटर के आसपास अभी समुद्र में ऊंचाई है लहरों की। लेकिन जैसे ही वो तटीय इलाका पर आएगा वो 3 से 3.5 मीटर तक का हो जाएगा, यानी काफी तबाही ला सकता है, बड़ी तबाही हो सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है आईएमडी कि ये सुपर साइक्लोन नहीं हो सकता है, लेकिन अभी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले सी वेव बढ़ रहा था, अब वो 20 से 25 का आंकड़ा पार कर गई है। साफ तौर पर जैसे जैसे ये पास आते जा रहा है वैसे वैसे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ती जा रही है, यानी महातबाही तो जरूर एक संकेत है कि महातबाही हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से भी यहाँ नुमाइंदे आए हैं। तेज हवाओं के बीच बढ़ता जा रहा है तूफान। पल्लवी, आप हमारे साथ बने रहिए और सीधे हम जा सकते हैं हमारे सहयोगी सोहेल के पास। सुपर साइक्लोन रूम में वो लगातार तमाम जानकारियों के साथ मौजूद है। सोहेल, ओवर टू यू, क्या अपडेट फिलहाल? दर्शकों को बता रहे हैं कि अगर साइक्लोन आता है तो उसके बाद क्या परेशानियां खड़ी होंगी, तबाही मची तो खतरे में हजारों लोगों की जिंदगी होगी। लगभग 3 से 4 करोड़ जिंदगियां इसकी चपेट में होंगी। लगभग 3 लाख लोगों को उसके बावजूद राहत शिविरों तक पहुंचाया गया है। तबाही मची तो बिजली, मोबाइल टावर ध्वस्त हो जाएंगे, यानी अगर बिजली के खंभे उखड़ जाएंगे और टावर्स मोबाइल के उखड़ जाएंगे तो उसके बाद संचार व्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उड़ीसा, आंध्र में तटीय इलाके को खाली करा लिया गया है। उड़ीसा में 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अब तक सेना और एनडीआरएफ की टीम ये कामयाबियां हासिल कर चुकी है। भुवनेश्वर में 400 होटल खाली कराए गए हैं। आगे आपको बताएंगे कि लगभग कुछ ही पलों में फालन पहुंचने वाला है गोपालपुर। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तो महज आधे घंटे बाद तूफान आने वाला है। हलचल इस बात को लेकर है, जब ये तूफान तेज रफ्तार से समुद्री तटों पर दस्तक देगा तो क्या होगा? क्या होगा जब समंदर की सवारी कर हिंदुस्तान में दस्तक देगा फेलिन तूफान? आइए देखिए। हिंदुस्तान पर होने वाला है कुदरत का हमला। समंदर के रास्ते हवा के तेज झोंके से आधे देश का सामना कुछ ही देर बाद होने वाला है।
कुदरत की मर्जी और उसकी ताकत के आगे बेबस इंसान सिर्फ और सिर्फ रहम की दुआ मांग सकता है और खुद को बचाने के लिए महफूज ठिकानों में छिप सकता है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में कुछ ही देर बाद 220 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान दाखिल होगा। समंदर की लहरों को अपने साथ उड़ाता हुआ ये तूफान जब हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचेगा तो उम्मीद की जा रही है कि समंदर की लहरें करीब आधे किलोमीटर तक हिंदुस्तान की जमीन पर आ जाएंगी। सुनकर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये चक्रवात अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। जमीन में धंसे पेड़ पौधे तिनके की तरह उखड़ कर उड़ सकते हैं। बड़ी बिल्डिंग तेज तूफान से ढह जाएंगी। कच्चे घरों का नामो निशान मिट सकता है। बिजली के खंभे, मोबाइल टावर उखड़ जाएंगे। संचार व्यवस्था, बिजली सप्लाई ठप हो जाएगी। भारी बारिश और तेज हवाओं से जमीन खिसक जाएगी। बाढ़ में सड़कें, रेलवे ट्रैक बह जाएंगे। कई इलाकों का संपर्क हिंदुस्तान से कट जाएगा। समंदर किनारे का इलाका बर्बाद हो जाएगा। अरबों की संपत्ति मलबे में तब्दील हो जाएगी। प्राथमिकता यह है कि जान का नुकसान बहुत ही कम हो और माल का नुकसान तो होगा ही। जैसे आईएमडी जैसे कहते आई है कि पूरी तरह से रोड कम्युनिकेशन, रेलवे लाइंस भी काफी असर होंगे, इनंडेशन काफी होगा। उसके साथ में रोड्स खराब होंगे, ट्रांसमिशन लाइंस, पावर, ये सब भी काफी डिस्टर्ब हो सकते। कुदरत से रहम की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही, इसलिए तैयारी है तो बस इस तूफान से जान बचाने की और इसे सहने की। मौसम विभाग के मुताबिक 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला तूफान भारत के तटीय इलाकों में 6 घंटे तक कहर बरपाए। उत्तर आंध्र के तटीय क्षेत्रों में 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चलेगी, जो कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक गश्त करेगी। जब ये तट को पार करेगा तब भी ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस से भी दोगुनी रफ्तार से आने वाला है फैलन नाम का तूफान। चक्रवात के रूप में गोल गोल घूमती हवाओं के बीच आने वाली हर चीज आसमान की तरफ उठने लगती है। मतलब साफ है, इसके रास्ते में आने वाली हर चीज, चाहे वो इंसानों की बस्ती हो, खेत हो, जंगल हो या नदियां हो, तूफान उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा। तूफान की तेज स्पीड को मजबूत से मजबूत दीवारों के लिए भी सहना मुश्किल होगा। यही वजह है कि आंध्र और ओडिशा के गांवों को सबसे पहले खाली कराया गया है। Steps have been taken to evacuate people from low-lying areas, also relief material and food to reach people who will be affected by the cyclone, and of course medical supplies as well. तूफान के दौरान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश और पेड़ गिरने की वजह से सड़कों को भारी नुकसान हो सकता है। कई जगह जमीन भी धंस सकती है। बिजली के खंभे उखड़ने और बारिश से रेलवे ट्रैक बंद हो सकता है। यही वजह है कि रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। मुसाफिरों को रास्ते में ही रोक लिया गया है। सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर जो होती है सबसे प्राथमिकता होती है, तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए सबसे पहले तो हमने ट्रेनों को कैंसिल किया है या उनको पार्शियली टर्मिनेट करने का प्लान किया है। आधे हिंदुस्तान पर खतरा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। सरकार, सेना समेत पूरा देश अलर्ट पर है। पूरा देश इस वक्त आने वाले इस खतरे को टालने के लिए दुआ मांग रहा है। खौफ और दहशत के बीच सबसे जरूरी चीज है सावधानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। डॉक्टर एसके सिंह, सीधा सवाल आपसे मेरा ये कि ये रिपोर्ट जिसका आकलन हमने लगाने की कोशिश की है कि कैसा होगा चक्रवाती तूफान, क्या सही आकलन है?
हाँ, ये लगता है कि सही आकलन है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये डिपेंड करता है कि हवा की रफ्तार क्या है। जैसे हवा की रफ्तार अगर 63 किलोमीटर तक है तो उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। अगर 63 से वो 90 के पास पहुंच जाता है तो उसको हम तूफान बोलते हैं। और 90 के बाद भी 90 के बाद हम साइक्लोन में, जिसको हिंदी में चक्रवात कहते हैं, उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो उसमें भी 5 कैटेगरी बनाई गई हैं। 90 से 113 पहला, 113 से 150 दूसरा, 150 से 180 तीसरा, 180 से 220 चौथा, और उसके बाद 235 से जब आगे चलता है तब हम इसको सुपर साइक्लोन की संज्ञा देते हैं। सुपर साइक्लोन का मतलब है सुपर तबाही। तो अब जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जैसा लग रहा है कि 235 का आंकड़ा ये पार करेगा, और जब इसका मतलब है कि हम एक सुपर साइक्लोन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। तो महाचक्रवात की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष भी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, आपके पास आऊंगी मैं सिंह साहब। मनीष, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस चक्रवाती तूफान को लेकर? जी देखिए प्रीति, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैप के जरिए आप देख सकते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का ये कोस्टल एरिया है। यहाँ पे चक्रवात जिस तरीके से चल रहा, चक्रवात को आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर, यहाँ पे जो हवाएं जो चल रही है, जो तूफान है यहाँ पे कितना भयंकर दिख रहा है। इस जो सैटेलाइट के जरिए जो पिक्चर आ रही प्रीति, इसके जरिए आप देख सकती है। मनीष, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर आपके पास सैटेलाइट्स की तस्वीरें हैं, लेकिन फिलहाल ताजा तस्वीरें देखिए, ये असर नजर आ रहा है इस चक्रवाती तूफान का। इसे सुपर साइक्लोन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसकी तीव्रता जो है वो 235 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे ओडिशा के इन तटीय इलाकों से आ रही है, पारादीप से देख रहे हैं, जहां पर भारी तबाही। हमारे साथ पीके मिश्रा साहब हैं, जो पुरी में लंबे वक्त तक रहे हैं, और ये जिस इलाके की आप तस्वीरें देख रहे हैं उस इलाके में भी वो रहे हैं। 14 साल पहले जब तूफान आया था तब भी वो वहीं पर थे। पीके मिश्रा साहब, ये तस्वीरें आपके सामने। मैं 1999 में जब ये सुपर साइक्लोन उड़ीसा में हुआ था तब भी मैंने वहां पर गया था, लेकिन उस एरिया का जो तबाही था, ठीक है, तब 280 से 300 किलोमीटर स्पीड था विंड का, और विंड वेलोसिटी था, और जो तबाही हुआ था वो केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, पारादीप, कटक, इस एरिया में तकरीबन हुआ था। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास साधन नहीं था, पहले का डिप्लॉयमेंट नहीं था, ना आर्मी डिप्लॉयमेंट हुआ था, ना एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट हुआ था, ना एनडीआरएफ था, और वहां पर पहले इंफॉर्मेशन देकर के वहां पर जो लो लाइंग एरिया के लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया था। लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें पहले से ही हमारा एनडीआरएफ के तकरीबन 2300 टीम लोग वहां पर मौजूद हैं, और उसके साथ आर्मी का भी है, और एयरफोर्स का भी है, नेवी का भी है, और सभी का डिप्लॉयमेंट वहां पर हुआ है। लेकिन देखने के लिए देखा जाएगा, अगर वहां पर 280 से 300 किलोमीटर तक वहां पर स्पीड था, अभी जो है शाम को 7 और 8 बजे गोपालपुर से ही पता लगेगा कि वो 235 किलोमीटर है या 260 और 270 किलोमीटर होगा, क्योंकि वो जितना जितना बढ़ते रहता है उसका स्पीड और बढ़ते रहता है। एक चीज मैं बताऊंगा, उसमें जो जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, पुरी और पारादीप और पुरी के बीच में जो जगत सिंहपुर कटक का आगे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि समुद्र का लगा हुआ है और जो कि बिल्कुल खतरनाक एरिया में मौजूद है, और जहां पर इवैक्यूएशन हुआ है बॉर्डर के 5 किलोमीटर एरिया में, मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पर पोस्को के लिए जो जमीन लिया गया है, 1 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिया गया है। 1999 में जो वहां पर हुआ था, ये पेड़ वहां पर जगत सिंहपुर को थोड़ा सा बचा दिया था, लेकिन इस बार में जो होगा शायद ये तबाही जगत सिंहपुर को बहुत काटेगा और लोगों को बहुत परेशानी देखना पड़ेगा। और जो टाइम जो हुआ है, शाम को 7 बजे से तबाही शुरू होगा, सुबह 3 या 4 बजे तक, जो कि रात में आप कोई भी हेल्प नहीं दे सकते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन का साधन नहीं रहेगा, क्योंकि तटीय एरिया में कम्युनिकेशन जो है वो ठप हो जाएगा, और जो जो रोड कनेक्शन है वो भी तकरीबन बंद हो जाएगा। और तो इस पता तरह नहीं की लगेगा। जानकारी भी आ रही है कि कनेक्शन मोबाइल्स का खत्म हो गया है, एयरपोर्ट लगभग बंद कर दिए गए हैं, साथ ही साथ बिजली पानी की बहुत दिक्कत हो रही है और लोगों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हमारे साथ श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, इस साइक्लोन का असर कितने वक्त तक रहेगा और उसके बाद की तस्वीर के लिए कितने तैयार दिखते हैं हम लोग?
देखिए, जब ये साइक्लोन क्रॉस करेगा तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। बारिश, स्थान समुद्र का उफान जी और हवा, ये तीनों अपने पीक पर होंगे। जी और तीनों का जब कॉम्बिनेशन अपने पीक पर होगा तो उस समय सबसे ज्यादा डैमेज उस समय आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आता जा रहा है। ये कौन सा वक्त होगा, ये आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सोहेल के पास मुझे जाना होगा सुपर साइक्लोन रूम में। फिलहाल क्या अपडेट सोहेल आपके पास आ रहे हैं? तो फाइलिन बहुत नजदीक पहुंच चुका है। मैं 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जैसे ही तट तक पहुंचेगा गोपालपुर में, उसकी हवा की जो रफ्तार होगी वो लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये समुद्र तट की तस्वीरें हैं। ये संकेत है कि प्रलय आ रही है, यह इशारा है कि फाइलिन बहुत नजदीक है। महज 70 किलोमीटर दूर है फाइलिन। और क्या कुछ खतरे होने वाले हैं। जो पुराने घर हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। जो कच्चे घर बने हुए हैं, जानकारों का मानना है कि वो उड़ जाएंगे। इसके अलावा सड़कों पर हजारों पेड़ गिर जाएंगे, जिससे बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 4 करोड़ आबादी पर असर पड़ेगा। इससे पहले 1999 में जो तूफान आया था उस पर भी करोड़ों आबादी पर असर पड़ा था। 4 राज्यों में तबाही की आशंका है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा झारखंड भी बताया जा रहा है। उड़ीसा में एनडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी लगभग 15 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की टीम जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें हटाना वहां से उनका काम है। लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 7 टीमें हैं। एनडीआरएफ के 2000 जवान लगभग तैनात किए गए हैं। इसके अलावा तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। वायुसेना और थल सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किन किन इलाकों में खतरा है हम आपको ये बता रहे हैं। उड़ीसा के गुंजम में, उड़ीसा के खुर्द में इस वक्त खतरा है। फाइलिन का खतरा साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है और जैसे ही ये तट पर पहुंचेगा, हवा की जो रफ्तार है 220 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आगे बढ़ेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये समुद्र तट की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बार बार लहरें तट को छू रही हैं। ये संकेत और इशारा कर रही हैं कि फाइलिन आ रहा है और फाइलिन नजदीक है। समुद्र तट से बहरहाल सभी को हटा लिया गया है। मछुआरों को वहां से साफ चेतावनी दे दी गई है कि कोस्टल एरियाज पर हरगिज ना जाएं। आंध्र प्रदेश में कहां कहां खतरा है हम आपको बता रहे हैं। श्रीकाकुलम में खतरा है, विशाखापट्टनम में खतरा है इस तूफान का। विशाखापट्टनम के अलावा लगभग 11 से 12 जिले बताए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में जिसमें इस तूफान का खतरा है। कलिंगपट्टनम में इस तूफान का खतरा है। इन इलाकों में भी ये तूफान कहर बरपा सकता है। संचार व्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं, बिजली ठप हो सकती है। पर पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।